तो डेमोक्रेटिक लीडर्स को होता है कि अब जो है वो डेमोक्रेसी से एक कंट्री रूल हो, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि उसको आर्मी जो है वो लीड करे। सो अयूब खान आए, फिर उसके बाद याया खान आए। हमने उसमें अपना विंग लूज कर दिया, और अब उन्होंने इस तरीके से करना चाहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो यहाँ पर आर्मी की पावर्स को थोड़ा लिमिट करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ऐसे किया कि ही रिमूव्ड इम्पोर्टेंट आर्मी लीडर्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ इम्पोर्टेंट आर्मी लीडर्स, एंड अपॉइंटेड हिज ओन लीडर्स ऑन न्यू पोस्ट लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये मकसद यही होता है कि आप अपने लोगों को इसलिए हायर करते हैं, अपने लोगों को इसलिए अपॉइंट करते हैं, ताकि आपको होता है कि आप एक नेक्सस बनाकर रखें। नेक्सस क्या होता है कि आप थोड़ी ग्रुपिंग करके रखें, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट लोग आएंगे और इंडिपेंडेंट लोग अपॉइंट होंगे तो वो आपकी हाँ में हाँ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी को हायर करूंगी, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स पुट इट दिस वे के एक स्कूल होता है, राइट? स्कूल में जो प्रिंसिपल होती है उनकी सबसे ज्यादा से होती है, राइट? स्कूल में प्रिंसिपल की सबसे ज्यादा से होती है। अब और जो हायरिंग होती है ना टीचर्स की, वो एक और डिपार्टमेंट देखता है, एचआर। आई डोंट नो आपको ये पता हो या ना पता हो, लेकिन आप तो खुद बिजनेस की स्टूडेंट हो, तो ह्यूमन रिसोर्स एक अलग डिपार्टमेंट होता है जो कि हायरिंग करता है, राइट? एक स्कूल है, मैं आपको थोड़ी छोटी एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्कूल है, स्कूल में एक आपकी होती है एचएम यानी हेड मिस्ट्रेस, ठीक है? हेड मिस्ट्रेस सबसे ऊपर होती हैं, और एक डिपार्टमेंट होता है एचआर का जो कि टीचर्स को हायर करता है, ठीक है? लेकिन जो हम्म। अब अगर कोई हेड मिस्ट्रेस आई है तो हेड मिस्ट्रेस चाहेंगे कि मेरा ना मुझे अंदर की कोई बातें बताए कि अंदर क्या चल रहा है, या अंदर टीचर्स की क्या पॉलिटिक्स है। तो मे बी कभी कभी हेड मिस्ट्रेस इस तरीके से कर सकती हैं कि वो अपनी किसी दोस्त को हायर कर लें ऑन ऑन अ पोजिशन ऑफ मे बी सीनियर मिस्ट्रेस, या कोई टीचर वो हम्म। अपनी मर्जी से हायर कर ले। काम किसका था? एचआर का। लेकिन किसने किया? एचएम ने। और एचएम ने क्यों किया? ताकि उनको इंटरनल बातें पता चल जाए। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जुल्फिकार अली भुट्टो डिड, कि उन्होंने अपने जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस थी ना, उस पे उन्होंने अपने लोगों को हायर किया। क्यों किया? हम्म। ताकि उनको इंटरनल बातें पता चलती रहे, ठीक है? ये बात इस बात की हम्म। सेंस बनी है? जी। हम्म। सो ही सेट अप फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, एफएसएफ। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज फेडरल सिक्योरिटी फोर्स। मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इन्होंने अपनी एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सिक्योरिटी फोर्स सेटअप कर ली, विच वॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मिलिट्री फोर्स। सो मिलिट्री और गवर्नमेंट दो ऑपोजिट चीजें होती हैं। दे आर नॉट सपोज टू इंटरवीन इन वन अनदर स्पेस। मिलिट्री का काम क्या है? मुल्क को प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट का काम क्या है? मुल्क को चलाना। सो इन लोगों की कंप्लीटली ऑपोजिट डोमेन्स होते हैं। मसला तब होता है जब ये दोनों एक दूसरे की स्पेस पे आना शुरू करते हैं। तो मिलिट्री जो होती है ना, वो एक सेपरेट डोमेन है, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बना ली, जिसको उन्होंने कहा कि ये मेरी मिलिट्री फोर्स है। तो आर्मी के लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि आपने आर्मी की स्पेस में इंटरवीन कर दिया। तो अब वो मिलिट्री फोर्स क्या है कि वो गवर्नमेंट की एक सॉर्ट ऑफ मिलिट्री फोर्स बन गई। तो वो अब गवर्नमेंट की एलीज बन जाएगी, यानी गवर्नमेंट से उसकी बहुत ज्यादा क्लोज नेक्सस होगा, ठीक है? यहाँ तक ये बात समझ आई? ये एक और दिक्कत समझा देंगे ये एफ टेरिटरी क्या देखो, था? हाँ, एफएसएफ, देखो, पाकिस्तान, अब ये पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिलिट्री अभी बहुत अरसा लंबा जो है वो रूल करके गई है पाकिस्तान पर। कब से कब तक? अयूब खान ने किया और फिर याहिया खान ने किया। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कैसी हो गई है? पाकिस्तानी पॉलिटिक्स थोड़ी मिलिट्री आर्मी वाली हो गई है। आर्मी ने मुल्क का कंट्रोल ज्यादा ले लिया, और मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट का एक अलग काम है और मिलिट्री का एक अलग काम है। मसला तब हुआ जब मिलिट्री ने, यानी अयूब खान ने बहुत लंबा टेक ओवर करा, क्योंकि अयूब खान ने इलेक्शंस नहीं करवाए थे फेयरली। जो इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत डेलिबरेटली फातिमा जिन्ना को हराया गया था। क्यों? क्योंकि अयूब खान जो है वो बिलीव करते थे कि आर्मी को पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेना चाहिए। जबकि आर्मी का, एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, आर्मी का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्न करना, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसकी मैं आपको आसान एग्जांपल दूं, जैसे हमारे नेबरहुड होते हैं तो बाहर कोई चौकीदार बैठा होता है, राइट? चौकीदार का काम क्या है? प्रोटेक्ट करना, राइट? और अंदर आपकी जो घर में किसकी से होती है? घर में से होती है आपके पेरेंट्स की, मदर फादर की से होती है, ऐसे ही है। हम्म। अब अगर बाहर से चौकीदार आके आपके घर में इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, आपके घर के मामला पे बोलना शुरू कर देगा, तो
अंदर लोगों को चिढ़ आएगी कि ये तुम्हारा तो बाहर का हम्म काम है ना, यू वर सपोज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थीव्स, व्हाई आर यू कमिंग इन एंड व्हाई आर यू टेकिंग द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ आवर फैमिली, जबकि मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पेरेंट्स की है, मेरे पेरेंट्स ने डिसीजंस लेने हैं, बाहर से चौकीदार आके क्यों डिसीजंस ले रहा है। सो दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान जब अयूब खान आए। अयूब खान ने कोई 10 साल रूल करा पाकिस्तान पर, तो लोगों को ये अच्छी बात नहीं लगी। लोगों को ये बात अच्छी क्यों नहीं लगी, क्योंकि अयूब खान का वही रोल था जो ये बाहर बैठे एक चौकीदार का काम होता है, कि उसने एक्सटर्नल फोर्सेस से प्रोटेक्ट करना था। एंड बाय दैट आई मीन आपके जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, जैसे इंडिया से प्रोटेक्शन, अफगानिस्तान से, ऊपर चाइना से। सो मिलिट्री का काम ये होता है कि कोई भी आप सेंस कर लें कि पाकिस्तान पे कोई हमला होने वाला है व्हाट्सएवर। मिलिट्री का काम ये नहीं होता कि वो अंदर मुल्क में बीच में चढ़ के बैठ जाए और कैपिटल यहाँ से लेके वहां शिफ्ट करा दे या टिकेट ऑफ डेवलपमेंट शुरू कर दे। ये काम किसका होता है, ये डेमोक्रेसी वाली कंट्री में गवर्नमेंट का काम होता है। ये बात समझ आई। जी। तो 10 साल पाकिस्तान को ऐसे रूल किया गया था आर्मी के कंट्रोल में, और फिर आर्मी के कंट्रोल में सबसे बड़ा फेलियर क्या हुआ, सबसे बड़ा फेलियर ये हुआ कि हमने अपना विंग लूज कर दिया ईस्ट पाकिस्तान। तो हम्म एक तो इट वाज नॉट योर स्पेस टू कम एंड रूल पाकिस्तान। याया खान की स्पेस तो नहीं थी ना, याया खान वाज सपोज टू प्रोटेक्ट द कंट्री, या याया खान वाज सपोज टू बी एट द बॉर्डर्स। he was not supposed to come and he was not supposed to govern the country, और इतनी पुअर गवर्नमेंट कि हमने अपना पूरा एक विंग लूज कर दिया उनकी वजह से। तो ये एक मेजर फेलियर हो गया, तो लोगों को ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो जब अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में वापस डेमोक्रेसी आई, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो अंकल हैं अ, आपकी स्लाइड पर आपको जो दिख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले हम्म कुछ इनिशिएटिव्स लिए जिससे इन्होंने आर्मी की पावर को लिमिट करा। क्यों लिमिट करा, ताकि अब ये लोग अपना काम करें और हम लोग अपना काम करें। क्योंकि एट एनी पॉइंट आर्मी फिर से खड़ी हो सकती थी कि भाई हम गवर्न कर रहे हैं, मार्शल लॉ लगा दो, हम वापस आ रहे हैं। तो इन्होंने उस पावर को लिमिट करने के लिए इन्होंने अपनी सिक्योरिटी फोर्स बनाई। क्यों बनाई, ताकि वो सिक्योरिटी फोर्स इनको आके रिपोर्ट करे कि अंदर क्या चल रहा है आर्मी में, कोई इस तरीके की चीज चल रही है कि दोबारा से दे आर प्लानिंग टू टेक ओवर, तो वो कुछ मेजर्स ले। राइट। तो उन्होंने हम्म जो पुराने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो सेंट्रल पोजीशन पर थे उनको पहले हटाया, अपने लोगों को अपॉइंट किया। अपने लोगों को अपॉइंट करने से क्या होता है कि वो आपको थोड़ा क्लोजली बता सकते हैं कि भाई अंदर चल क्या रहा है। बिकॉज लाइक आई सेड, गवर्नमेंट का एक अलग काम है, मिलिट्री का एक अलग काम है। तो एटलीस्ट एट दिस पॉइंट गवर्नमेंट को एटलीस्ट आइडिया तो हो ना कि आर्मी के अंदर चल क्या रहा है, आर दे अगेन प्लानिंग टू टेक ओवर, या वो अपना ही काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इन्होंने अपने लोगों को अपॉइंट किया था जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और इन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी, ताकि इनको इनको खुद को भी प्रोटेक्शन चाहिए थी ना। तो इसलिए इन्होंने अपनी हम्म प्रोटेक्शन के लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्स बनाई। और इन्होंने दो काम और क्या किए कि इंपॉर्टेंट लीडर्स को हटाया, और तीसरा काम क्या किया, अपने लोगों को इन्होंने अपॉइंट करा ऑन मिलिट्री पोजीशंस। मेकिंग इज इट मेकिंग हम्म, सेंस। जी। ठीक है। फिर आज सिमला एग्रीमेंट। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिमला एग्रीमेंट। हाँ। मैं एक सेकंड आती हूँ। हेलो। हाँ। इशान, अब मैं ये कह रही थी जी। कि ये सिमला एग्रीमेंट एक डिफरेंट सिमला एग्रीमेंट है, बिकॉज हम एक सिमला एग्रीमेंट उसमें कर चुके हैं सेक्शन 2 में। ठीक है, तो अब इसको एयर से याद रखना।
कभी कभी 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है व्हाट वाज सिमला एग्रीमेंट। तो अगर वो आपसे 2 सिमला एग्रीमेंट्स पूछेंगे ना तो एयर देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम्म। जो बीच का पीछे वाले एयर्स का सिमला एग्रीमेंट है उसका एयर डिफरेंट होगा, तो इसलिए यू नीड टू रिमेंबर द एयर्स एज वेल। दूसरा सिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 में, ठीक है, जो जुल्फिकार अली भुट्टो का इनिशिएटिव वाला है वो 1972 में हुआ है, तो इसका एयर याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो हम्म। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट वाज सिमला एग्रीमेंट 1972, तो ऑटोमेटिकली यू नीड टू जंप के वहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो का टाइमलाइन था, तो उस वाले हमने सिमला एग्रीमेंट को लिखना है, ठीक है। हम्म। तो इसमें क्या हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो साइंड सिमला अग्रीमेंट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या था, एक सिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला है वैसे तो वो सिटी, इंग्लिश में उसको शिमला पढ़ते हैं। तो शिमला में एक अग्रीमेंट हुआ था किसके बीच, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ। और वो अग्रीमेंट क्या था, दैट इंडिया वुड रिटर्न वॉर प्रिजनर्स while Pakistan will always discuss Kashmir issue with India and not on international forums। वॉर प्रिजनर्स कौन से थे, क्योंकि पीछे अभी मेजर वॉर हुई थी किसकी, ईस्ट पाकिस्तान की, इंडिया की और वेस्ट पाकिस्तान की, ठीक है। और उसमें हम्म। इंडिया जो है वो जीत गई थी, तभी इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कर दिया था एज बांग्लादेश। तो इंडिया में कुछ जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, वो कुछ उन्होंने पकड़ भी लिए थे पीछे इतना बड़ा जो वॉर हुई है, फॉल ऑफ ढाका जिसे कहते हैं। हम्म। तो इसमें इस अग्रीमेंट पे ये डिसाइड हुआ था कि जो वॉर प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के वो वापस हो जाएंगे, और ये कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा कश्मीर इशू आपस में सुलझा लेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन इंटरनेशनल फोरम्स। ये बात इन्होंने खुद करी थी, लेकिन इसको ये लोग खुद ही जो है ब्रीच करते हैं, फिर हमेशा इंटरनेशनली ये जो है कश्मीर का इशू उठाया जाता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1972 एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन 2025 और कश्मीर इशू इज स्टिल अनरिजॉल्व, यानी उसका कोई रिजॉल्व नहीं है। वो लोग हमें कभी भी उठा के थ्रेट कर देते कि हम पानी बंद कर रहे हैं या फलाना ढिमकाना, और फिर कश्मीर का इशू आ जाता है। तो ये सिर्फ कहने की बातें थी, ठीक है। कश्मीर का इशू अनरिजॉल्व अभी तक, और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इंटरनेशनल फोरम से हमेशा उसको जानना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया जो है वो हमें थ्रेट्स करता है। तो फिर उसके बाद हम्म। दिस अग्रीमेंट रिड्यूस जुल्फिकार अली, अच्छा जैब इसलिए लिखते हैं बिकॉज जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो वो हम लिखते हैं, लेकिन आप पेपर में जैब मत लिख देना, ठीक है, पेपर में हम पूरा नाम लिखते हैं। दिस अग्रीमेंट रिड्यूस हम्म। जुल्फिकार अली भुट्टो's dependency on army and improved his international relations and increased his popularity in Pakistan as he brought prisoners to home। So अब इन्होंने ये जो सिमला एग्रीमेंट किया ना, ये बहुत अच्छा था, इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। मैंने आपको पीछे कहा कि पाकिस्तान को 10 सालों तक आर्मी ने रूल किया। जब जुल्फिकार अली भुट्टो आए तो इन्होंने कुछ इस तरीके की चीजें करी कि आर्मी के ऊपर ना डिपेंडेंसी कम हो जाए। इन्होंने कहा कि मैं अपनी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स में अपनी बना रहा हूँ, मैं आर्मी में टॉप पोजीशंस पे अपनी मर्जी के लोगों को रखूंगा ताकि मुझे इनसाइट्स पता चलती रहे कि अंदर क्या चल रहा है। और उन्होंने सिमला एग्रीमेंट किया जिससे इन्होंने वॉर प्रिजनर्स को वापस लेकर आया। तो अब सोचो किसी का बंदा अगर इंडिया में फंसा हुआ है और इनके अग्रीमेंट की वजह से किसी फैमिली का मेंबर वापस आ जाता है इंडिया से, बिकॉज इंडिया से वापस आना इज नियरली इम्पॉसिबल, इंडिया के लोग वापस नहीं छोड़ते। अगर वो किसी को वॉर प्रिजनर लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। तो इसलिए इतना बड़ा अग्रीमेंट था और इसलिए इसकी इतनी बड़ी सक्सेस थी कि इनके अग्रीमेंट की वजह से वॉर प्रिजनर्स वापस पाकिस्तान आ रहे थे। तो जिनका जिनका बंदा फंसा होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी का भाई फंसा होगा, किसी के अब्बू फंस गए होंगे, और अगर इनके अग्रीमेंट की वजह से किसी का भाई और बाप वापस आ रहे हैं घर पे, तो ऑब्वियसली जुल्फिकार अली भुट्टो की तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी ना, लोग कहेंगे कि वाह यार इनकी वजह से हमारे घर के लोग वापस आ गए, राइट। तो हम्म। नंबर वन तो ये हुआ कि इनके सिमला एग्रीमेंट से क्या हुआ, वॉर प्रिजनर्स आ गए जिसकी वजह से लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। फिर दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने वॉर के चांसेस को रिड्यूस किया था फॉर मतलब टाइम बीइंग। ऐसा हुआ, ऐसा लगा ना कि चलो आप कश्मीर का जो भी इशू हुआ करेगा वो इंडिया पाकिस्तान खुद ही बीच में बैठ के रिजॉल्व कर लिया करेंगे, और हमें किसी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाना पड़ेगा, हमारी कोई वॉर नहीं होगी। तो फॉर टाइम बीइंग ऐसा लगा कि आर्मी के ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, अब आर्मी के ऊपर हर वक्त डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो आर्मी की डिपेंडेंसी भी कम हो गई, इन्होंने इंडिया का मसला भी थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया टाइमली, मतलब थोड़े से टाइम के लिए भी अगर रिजॉल्व किया, रिजॉल्व तो हुआ ना, तो उससे क्या हुआ कि आपकी इंटरनेशनल
रिलेशंस भी इम्प्रूव हो गए। तो सिमला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें हम क्या क्या लिखते हैं। सिमला एग्रीमेंट किन दो लोगों के बीच में हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के बीच में हुआ। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि इंडिया वॉर प्रिजनर्स को रिटर्न कर देगा और पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का इशू इंडिया के साथ डिस्कस करेगा, इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं करेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ? इस इस सिमला एग्रीमेंट की वजह से ये हुआ कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉपुलैरिटी बढ़ गई पाकिस्तान में और इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव हो गए और जुल्फिकार अली भुट्टो की डिपेंडेंसी आर्मी पे भी कम हो गई। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, अभी आप लिखो इसको, इसका आंसर मुझे भी करके दिखाओ। व्हाट वाज सिमला एग्रीमेंट फॉर 4 मार्क्स? ठीक है, तो ये अभी आप मुझे क्लास के बाद जो है वो सबमिट कराना कि इसमें मैंने क्या बताया। मैं एक चीज और आपको करवाती हूँ इम्पोर्टेंट। अब बना एक और इनका जो इनिशिएटिव था जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो ये था कि इन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि पाकिस्तान अभी तक फॉलो करता है। 1973 का ये था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पीछे के दो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नल हो गए थे। क्योंकि जब जब आर्मी वापस आती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली, पॉलिटिकल पार्टी सब डिसॉल्व हो जाती है। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है और अगर इसमें कोई चेंजेस होती है तो उसका हम अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम्म। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। सो इसलिए ईयर्स याद होना जरूरी है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में बना था और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। In 1973, new constitution became law, which was based on 1956 constitution that there would be two houses, number one Senate and Assembly, National Assembly जिसे हम कहते हैं। The Assembly would be elected for a period of 5 years। जैसे जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो एक पार्टी कोई जीत जाती है, राइट? फेडरल से एक पार्टी जीतती है। जैसे अभी करंटली अगर मैं कहूँ तो पीएमएल नून जो है वो जीती हुई है इलेक्शन से, या व्हाट्सएवर जैसे भी जीती। तो पीएमएल नून की इस वक्त मेजोरिटी है असेंबली में। ठीक है, नेशनल असेंबली में मेजोरिटी जिसकी होती है उसकी गवर्नमेंट होती है। तो इस वक्त एट दिस पॉइंट हम कह सकते हैं कि पीएमएल नून की मेजोरिटी है इन द असेंबली, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई दे आर रूलिंग पाकिस्तान। और द लीडर ऑफ पार्टी विद मेजोरिटी इन असेंबली वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड सेलेक्ट कैबिनेट। सो ये वाला सबसे ज्यादा रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अब मैंने जैसे आपको बताया कि पीएमएल नून की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा असेंबली में मेजोरिटी सीट्स उन्होंने विन करी है, इसलिए पीएमएल नून से शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। ठीक है, तो जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट्स होती हैं असेंबली में, उसी पार्टी का कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और कैबिनेट उनके वो लोग होते हैं जिसमें उनको क्लोज कोई मशवरा देना होता है। तो कैबिनेट भी प्राइम मिनिस्टर की उसी पार्टी से आती है जो मशवरा देती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम एंड ऑल ह्यूमन राइट्स वर गारंटीड। सो ये बहुत आसान कॉन्स्टिट्यूशन है, मुश्किल नहीं है एज कम्पेयर टू जो पीछे इतने मुश्किल हमने पढ़े। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का, ये आप आंसर करोगी। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किससे मिलता जुलता है? 1956 से। उस पर क्या डिसाइड हुआ कि दो हाउसेज होंगे, सेनेट और असेंबली। असेंबली में वो पार्टी जिसने मेजोरिटी सीट विन करी होंगी उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा और वही से अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा। और सबसे आसान बात कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों को मुस्लिम होना चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और ह्यूमन राइट्स गारंटी हुए थे। ठीक है, तो ये सब बातें जो है वो आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको याद रखनी है। अच्छा, फिर क्योंकि जब पीछे इलेक्शंस हुए थे तो वेस्ट पाकिस्तान में मेजोरिटी जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पीपीपी की थी। तो इसी वजह से जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यही था कि जिसने मेजोरिटी विन करा होगा सीट्स को उसी की पार्टी से प्राइम मिनिस्टर आएगा। तो क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने विन किए थे इलेक्शंस, तो इस वजह से जुल्फिकार अली भुट्टो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एज पर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपीपी हमेशा किस पे अपना वोट लेती है कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। सो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ये तीन चीजों पे उन्होंने प्रॉमिस किया था। जबकि वहां बांग्लादेश के जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्होंने 6 पॉइंट्स पे जो है वो विन किए थे इलेक्शन। और वो 6 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये था कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की करेंसी अलग होगी, क्योंकि जो जितना रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान अर्न करता था वो सारा वेस्ट पाकिस्तान को जाता था। तो उन्होंने 6 पॉइंट्स, उनके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे क्योंकि ऑब्वियसली ईस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा ऑपरेशन होती थी। तो उन्होंने सही की थी चीजें। तो इन्होंने इनके अपने थे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। एंड वन ऑफ द मेन वीकनेसेस ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट द फोकल पॉइंट of political power lay with party leadership and Bhutto in particular
When things went wrong, he was blamed, which made him vulnerable. So मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में हर किसी का ऐसे ही होता है कि एक टाइम पे सब बहुत ब्लूम करते हैं और फिर आखिर में बहुत बुरी एंडिंग होती है। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से हर पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा रही है। मेजोरिटी ऑफ द पावर्स किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो जब चीजें गलत हो जाती है ना एक मुल्क में, यानी इश्यूज बढ़ने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के, तो फिर अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसका सारा ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो यही हुआ कि इन्होंने ली तो अपने पास सारी पावर, लेकिन एंडिंग इनकी भी अच्छी नहीं हुई। इनकी एंडिंग में भी बहुत खराबियां थी और इवेंचुअली इनको तो फांसी दे दी गई थी। तो ये सब सिनेरियोज हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स मैं कल स्टार्ट करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हैं जो हमने करने हैं। तो इंशाल्लाह एग्रीकल्चर भी और काफी ज्यादा है इनका टेन्योर में चीजें। तो इसको हम जो है ना फिर जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम को हम कल कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको अभी दो क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आप अभी मुझे क्लास के बाद करके दोगी। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट वाज सिमला एग्रीमेंट, और नंबर टू व्हाट वाज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। ये दो क्वेश्चंस हैं, ये अभी आप मुझे जल्दी से आंसर कर देना, ठीक है? हम्म, चलो फिर इंशाल्लाह कल भी आई थिंक मैं इसी 1 PM यही जो पाकिस्तान टाइम है इस पे क्लास रखूंगी, ठीक है? ओके। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।